हाँ, कंपनी लॉ चैप्टर नंबर 21, लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज। प्रैक्टिकली भी आपके लिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर नॉलेज पर्पस ऑल्सो। एग्जाम के लिए तो चलो ठीक है, वेटेज रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट या इन फ्यूचर एज अ कंपनी सेक्रेटरी मेंबर आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और पहले पुराने सिलेबस में ये टॉपिक कहीं पे कवर ही नहीं होता था, मतलब फाइनल लेवल तक आप सीएस बन गए लेकिन आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, जो सही नहीं था। अब कंपेरेटिवली इसको अगर इन्होंने इंक्लूड कर दिया है तो काफ़ी अच्छा है। इसमें ना प्रोफेशनल एथिक्स और जो कंडक्ट और मिसकंडक्ट की बात हो रही होती है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। मतलब एज अ सीएस या एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट आपके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे जो आपको फॉलो करने हैं, और ये हर एक इंस्टीट्यूशन में या प्रोफेशनल बॉडी में होगा, चाहे वो सीए का इंस्टीट्यूट हो या सीएस का हो, या एडवोकेट्स के केस में बार काउंसिल होती है जिसके आप मेंबर बन रहे हो, अगर आप डॉक्टर हो तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है उसके आप मेंबर बन रहे हो। तो ये सारी चीज़ों में ये नेसेसरी होता है कि आप एक रूल रेगुलेशन फॉलो करो और आप एज अ मेंबर अपने इंस्टीट्यूट की और अपनी डिग्निटी का ध्यान रखो। तो आपके उसमें क्या राइट्स हैं, क्या चीज़ें आप कर सकते हो, कौन सी एक्टिविटी करना लीगल है, कौन सी इलीगल है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन्होंने समझाई हुई है कि इंस्टीट्यूट ने क्या गाइडलाइंस बनाए। अब एक तो अपना कंपनी सेक्रेटरीज का एक्ट है जिसके बारे में हम बात ये करेंगे, दैट इज दिस कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, जिसके थ्रू अपना इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ और पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास हुआ जो आपके सामने है, और उसके बेस पे आईसीएसआई को उन्होंने सेटअप किया। उसके साथ साथ एक रेगुलेशंस हैं, द कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशंस 1982, ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इवन एज अ स्टूडेंट भी आप एग्जाम जब अपेयर करने जा रहे हो तो उसमें भी क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे क्या नहीं होंगे वो भी उसमें मेंशन है। एज अ मेंबर भी आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करने वो भी मेंशन है। डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स इसमें आने वाले हैं। तो एज सच नॉलेज वाइज भी चैप्टर इंटरेस्टिंग, बिकॉज बाद में लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया उसमें तो सीएस के बारे में स्टार्टिंग से बताया कि भाई ये बिल कब पास हुआ, कब से इम्प्लीमेंट हुआ, सीएस की जो डिमांड है वो टाइम के साथ कैसे बढ़ी। तो वो सब अच्छी बातें तो हमने पहले भी की थी, वो मेगा फॉर्म्स वाले में भी सेम पॉइंट पे बात हो रही है। तो सीधा काम की चीज़ों पे चलते हैं। लीगल टर्मिनोलॉजीज कुछ डेफिनेशंस दे रखी है। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में हमें कैसे डिफाइन किया गया है, बहुत सिंपल डेफिनेशन, अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएसआई, उसको हम बोलेंगे कंपनी सेक्रेटरी। इससे सिंपल डेफिनेशन हो भी नहीं सकती थी। आपको पूछा होता और आपको नहीं आती होती तो आप ऐसे ही लिखते, वैसी डेफिनेशन जैसे अपने कंपनीज एक्ट में होती है ना, सेम वे। तो कुछ टेक्निकल समझाया नहीं है तो उसको जाने देते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एसोसिएट एंड फेलो कंपनी सेक्रेटरी। आपके माइंड में आया भी होगा, कहीं आपने पढ़ा होगा एसीएस एफसीएस वैसे सब लिखा होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी तो आपको पता है व्हाट इज एसीएस, तो उसको बोलते हैं एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी। जब आप आईसीएसआई के मेंबर बनोगे, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट 5 ईयर्स अगर आप प्रैक्टिस में रहे हो तो यू आर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपके 5 साल प्रैक्टिस में पूरे हो जाते हैं तो फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड्स यू आर अ फेलो कंपनी सेक्रेटरी, एफसीएस बोलते हैं। तो एसीएस और एफसीएस अगर कोई लिख रहा है ना, तो उससे सिर्फ इतना पता चल सकता है कि वो कितने साल से प्रैक्टिस में है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। 5 ईयर्स तक है तो एसीएस लिखा है, एफसीएस लिखा है तो आपको ये पता है कि मिनिमम इसने एज अ प्रैक्टिसिंग सीएस 5 साल पूरे कर लिए। तो इतना ही बाइफर्केशन हो सकता है जो इंस्टीट्यूट की तरफ से उन्होंने ऑथोराइज किया हुआ है, और कुछ नहीं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो, ये प्रैक्टिसिंग सीएस और ये सब जो चीज़ें होती है इसका थोड़ा बेसिक समझ लो। जैसे आपको ये चीज़ आगे तो समझ में आने वाली, अभी से पता हो तो अच्छा है। 3 लेवल के आपके एग्जाम्स जो आप क्लियर करोगे, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप के साथ और भी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स होती है, बाकी सब प्रोग्राम्स भी होते हैं, वो आपको पूरे करने हैं। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करने के बाद आप आईसीएसआई की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करोगे। ये सब ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप के बाद ही हो सकता है। जब आप अप्लाई करोगे तो आप आईसीएसआई इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाओगे, तो दैट इज मेंबरशिप नंबर जो आपको मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आगे आपको अपने करियर में क्या परस्यू करना है, उसमें 2 ऑप्शन है इनिशियली। एक तो आप जॉब की तरफ जा सकते हो एज एन एम्प्लॉय, एक हो सकता है कि आप अपनी खुद की प्रैक्टिस या पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर दो जहाँ पे आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप अपना खुद का ऑफिस सेटअप कर रहे हो। ये 2 ऑप्शंस बेसिक रहते हैं। अब अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हो तो ठीक है, मेंबरशिप नंबर इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो उसके लिए एक और कंप्लायंस होता है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी। तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट्स पे सर्टिफिकेशन सब जगह में अपने साइन करूंगा तो वैलिड होंगे। तो मेंबरशिप नंबर इज अ बेसिक प्रिलिमिनरी स्टेप। सीओपी जो है वो उसके बाद का स्टेप होता है। आप दोनों साथ में अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों चीजें अलग होती है, ध्यान रखना। तो जिसको एम्प्लॉय की तरह काम करना है वो सीओपी होल्ड नहीं कर सकता, और जिसको खुद की प्रैक्टिस करनी है वो सीओपी के बिना काम नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं कि सीओपी लेके रख लेते हैं फिर जॉब कर लेंगे किसी कंपनी में। जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की कोई नीड नहीं है, तो आप उसको कैरी नहीं कर सकते अपने साथ। ये चीज होती है, और दोनों बातें अलग अलग होती है, जानना जरूरी है। मेंबरशिप एंड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो जहाँ पे बार बार लिखा आता है ना प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी,
वो है जिसने अपना COP ले रखा है, खुद की प्रैक्टिस कर रहा है, किसी के यहाँ एज एन एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है। दैट इज अ डिफरेंस। आया समझ में? और ये COP के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, कभी भी सरेंडर कर सकते हो, इट इज फ्लेक्सिबल। आपने इनिशियली अपनी जॉब स्टार्ट की, एक्सपीरियंस लिया, फिर आपको लगता है कि अब मुझे अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करनी है, आपने COP ले लिया, 2-4 साल 5 साल आपने प्रैक्टिस की, आपको लगा कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी से ऑफर आया है टू बिकम होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी एज एन एम्प्लॉय, कि मेरी प्रैक्टिस से तो काफ़ी अच्छे पैसे मुझे वहाँ मिल रहे हैं, तो आपने अपनी खुद की प्रैक्टिस बंद कर दी। आप COP सरेंडर कर दो, फिर से एज एन एम्प्लॉय काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बार बार आप चेंज कर सकते हो, COP कितनी बार भी लेना है, सरेंडर करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईयरली बेसिस पे उसकी फीस होती है जो आपको पे करते रहनी होती है, नॉमिनल चार्जेस इंस्टीट्यूट आपसे लेता है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन के मेंबर बनोगे तो एक एनुअल मेंबरशिप फीस तो आपको देनी होती है, तो वो तो एक कॉमन प्रैक्टिस है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो 1000, 2000, 3000 रुपये फीस होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, तो उतना आप पे कर सकते हो। आया समझ में? तो मेंबरशिप एंड COP आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो जो 5 साल से प्रैक्टिस में है एज अ COP होल्डर, वो एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी है, और उसके बाद उसको क्या बोलेंगे, फेलो कंपनी सेक्रेटरी। आ गया समझ में? तो जो प्रैक्टिस में नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट में है, वो ACS FCS नहीं लिखते, वो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी लिखते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस में है वो ACS और FCS मेंशन करते हैं। इन फ्यूचर आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे, आपके जो एम्प्लॉयर्स होंगे जिनकी फॉर्म में आप काम करोगे, तो उनके नाम के आगे आपको ये ACS और FCS लिखा हुआ मिलेगा, तो पहले से आपको पता होगा कि एग्जैक्टली है क्या। क्लियर, ये चीज़ पता चल गया? चलो आगे देखते हैं। COP मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके बाद एक आंसर है डीम टू बी इन प्रैक्टिस। ये पूरा आंसर है, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। इसमें बोला है कि कब आपको मान लिया जाएगा कि आप प्रैक्टिस में हो। डीम्ड का मतलब भले आप बोलते हो नहीं मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन इंस्टीट्यूट मानेगा। आपकी एक्टिविटीज पे डिपेंड करेगा कि आप क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, जो नीचे एनलिस्ट कर रखी है। तो ये सारी एक्टिविटीज में से कुछ भी आप कर रहे हो ना, तो यू आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। देखें, लैंग्वेज के साथ देख लेते हैं। मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली or in partnership with one or more members of institute in practice or in partnership with members of such other recognized professions, जैसे मेगा फॉर्म्स में बात होगी, in consideration of remuneration received or to be received, engages himself in the practice of the profession of company secretaries to or in relation to any company, offers to perform or perform services in relation to the promotion, forming, incorporation, amalgamation, reconstruction, reorganization और winding up of companies। ये सारे काम आप कर रहे हो, तो ये वही काम है जो एक प्रैक्टिसिंग CS करता है। तो आप अगर ये सारे काम में इन्वॉल्व हो अकेले या एज अ पार्टनर, तो यू आर ऑल्सो डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। वो इम्प्लाइड हो गया। ऑफर्स टू परफॉर्म सच सर्विसेज एज मे बी परफॉर्म बाई। ये नीचे जितनी भी लिस्ट दे रखी है, ये सारी सर्विसेज में कोई भी सर्विसेज आप परफॉर्म करने के लिए अपने आप को ऑफर कर रहे हो, अवेलेबल बता रहे हो, तो यू आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। ठीक है, ये बोल दिया। अब ये तो लिस्ट है, इसके अंदर जितने पॉइंट्स अभी आपको रिलेट हो जाए उतने ठीक है, बाकी कहीं ना कहीं अपने पढ़ेंगे उसमें कवर हो ही जाएंगे। सारे कोट नहीं भी कर पाओ तो भी चलेगा, मेजॉरिटी कोट कर लो, ठीक है। इसके बाद जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट की काउंसिल है, मेंबर्स हैं, वो लोग आपका एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। तो ICSI जैसे कंपनी अपना रजिस्टर मेंटेन करती है, ROC करती है, ICSI भी एक इंस्टीट्यूशन है। कौन मेंबर बना, कौन सी डेट पे मेंबर बना, उसको मेंबरशिप नंबर अलॉट हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं वो लोग अपने रजिस्टर में मेंटेन करेंगे और उसको अपडेटेड रखेंगे, ताकि उनको पता चले कि कब कौन से मेंबर ने ज्वाइन किया और कितने साल से हमारे साथ है। तो वो डेटा मेंटेन करेंगे, उसके बारे में बात हो रही है। अब बोला डेटा में क्या होगा, आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल मतलब आप कहाँ पे रहते हो, लोकेशन वेयर यू आर स्टेइंग, रेसिडेंशियल प्रोफेशनल एड्रेस, आपका ऑफिस का एड्रेस, घर का एड्रेस, कब आपका नाम रजिस्टर में एंटर हुआ, आपके क्वालिफिकेशंस में और क्या क्या चीज़ें हैं अदर देन CS, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपने लिया है या नहीं, और भी कोई डिटेल्स अगर नेसेसरी है तो रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। जनरल आंसर, एकदम बेसिक चीज़। काउंसिल शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड इन द लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ईच ईयर। हर साल ना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो होता है उसकी लिस्ट निकलती है, और उस लिस्ट में वो लोग बताते हैं कि कौन कौन से मेंबर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। एवरी ईयर नए लोग CS बन रहे हैं, नए लोग मेंबरशिप ले रहे हैं, तो ये लिस्ट तो एड ऑन होती जा रही है ना। तो अपडेटेड लिस्ट हर साल की पहली तारीख पे अप्रैल में रिलीज होती है, और ये ईयरली साइकिल है, वो चलता रहता है। मैगजीन आती है, उसके अंदर वो लोग मेंशन करते हैं, ऑनलाइन भी उसका लिंक अवेलेबल होता है, वेबसाइट पे ICSI की मेंशन करेंगे, तो आप किसी की मेंबर के बारे में पढ़ सकते हो, कौन से मेंबर ऐड हुए पता चलेगा। नेक्स्ट, एनुअल मेंबरशिप फीस का पॉइंट आ गया, जो मैंने आपको बोला टाइम टू टाइम आपको पे करनी है। इंस्टीट्यूट वाइज वो फीस अलग अलग है। CA के इंस्टीट्यूट में 1000 रुपीज़ है, CMA वाले 2000 चार्ज कर रहे हैं, अपने CS वाले 3000 चार्ज कर रहे हैं, तो वो उतनी रेंज में रहता है, लेकिन अमाउंट वेरी करता रहता है। आगे, रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये भी तो हो सकता है आपका नाम रजिस्टर में से हटाया भी जा सकता है अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए, या उसने खुद ही रिक्वेस्ट की है, ये भी हो सकता है। Who has not paid any prescribed fees required to be paid by him। आप एनुअल मेंबरशिप फीस पे नहीं करोगे
तो आपका मेंबरशिप कैसे कंटिन्यू होगा? तो एक पॉइंट तक तो आपको रिमाइंडर भेजेंगे, बार बार पूछेंगे, फिर एक पॉइंट के बाद आपका नाम हटा देंगे, ये भी पॉइंट हो सकता है। Who is found to have been subject at the time when his name was entered or who at any time thereafter has become subject to any of the disabilities। आपका डिसेबिलिटी वाला कोई पार्ट आ गया कि यू आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस, आप कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी है, कोई इंजरी या कोई भी प्रॉब्लम है, तो नाम हटाया जा सकता है। काउंसिल shall remove from the register the name of any member in respect of whom an order has been passed under this act removing him from membership of the institute। ये फिर आपने कोई गलत एक्टिविटी की होगी, कोई रूल्स ब्रेक किए होंगे, उस वजह से आपका नाम हटाया जा रहा है, ऐसा कोई ऑर्डर पास हुआ है, ये हो सकता है। आगे देख लें, अब डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म वाला एक पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये एक अलग फेज हो गया है इस चैप्टर का। डिसिप्लिनरी एक्शन या डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है अगर आप एक इंस्टीट्यूट मैनेज कर रहे हो। ये आपने अपने स्कूल में और कॉलेज लेवल पे भी देखा होगा। स्कूल में आप पढ़ रहे थे तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करने का एक सिस्टम होता है ना, कि आप स्कूल में आ रहे हो तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स। ऐसा नहीं नींद में से उठ के आ गए, कैसे भी आ गए, अपने चले जाते थे कितनी बार ऐसे, और फिर उसकी पनिशमेंट मिलती थी तो याद रहता था, भाई रेडी होके जाना है प्रॉपरली। वो हेयर ऑयल चेक करेंगे, नाखून चेक करेंगे, जूते पॉलिश किए वो चेक करेंगे, ये सब चीज़ें होती थी। तो एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। फिर होमवर्क भी चेक करेंगे, पढ़ाई पे भी आएंगे, एट द एंड तो देखना ही पड़ेगा। तो नोटबुक्स आप मेंटेन कर रहे हो, रेगुलरली राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट अटेंड कर रहे हो, अटेंडेंस है या नहीं, ये सब चीज़ें वेरीफाई करते हैं ना। तो एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम सबको फॉलो करना है। सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा आपके खिलाफ। एक्शन में क्या होता था, पहले तो क्लास के बाहर चले जाओ, एक तो वो एक्शन है। फिर उससे कंट्रोल में नहीं आ रहा तो प्रिंसिपल के नाम की धमकी, प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, मतलब प्रिंसिपल है जल्लाद, ऐसे डरने वाली क्या बात है, ठीक है, लेके चलो, मिल लेंगे उनसे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टूडेंट्स का कुछ का एटीट्यूड ऐसा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल है तो वो भी इंसान है, हमें कोई डर नहीं लगता, ठीक है। फिर उसके ऊपर ट्रस्टी लेवल पे बात चली जाती है, पूरे ट्रस्टी के पास लेके जाएंगे, आपको स्कूल से निकाल देंगे, ऐसा होता है। तो वो डराना पड़ता है ना बच्चे को, तभी वो माने। थोड़े टाइम में टीचर समझ जाते हैं कि ये डरने वाली पार्टी है नहीं, या तो इसको खुला छोड़ दो, जो करता है करने दो, या फिर प्यार से समझता है तो ठीक है, लेकिन धमकी देने पे तो उल्टा अपने पे आ जाता है, ये अपने को ज्यादा डराते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं बहुत बार। तो प्रिंसिपल के नाम से बोल दिया, पनिश कर दिया, अच्छा प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर पनिश कर दिया, ऐसा भी होता है। हाई लेवल ऑफ पनिशमेंट है ना, क्लास के बाहर निकालना है ओके, चलो वो तो अपने यूज टू है। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर पनिश किया ना तो पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। अभी तक आपको सिर्फ आपके सेक्शन के बच्चे जानते थे, दूसरा सेक्शन है वो बच्चे जानने लगे, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़े हो तो अब सारे बच्चे जानते हैं आपको, हर क्लास में आप पॉपुलर हो गए। क्या बताओ स्कूल के इलेक्शन में फिर आप ही का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इसको सब जानते हैं तो वोट देंगे। और देखो वो पॉलिटिक्स में बंदा ऐसे ही एंटर हो सकता है, ऐसे काम करोगे तभी तो लोग पहचानेंगे, और पहचानेंगे तभी तो वोट मिलेगा। समझ में आया? उन्होंने ये प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ा था, उसको देखा था, और कभी ऐसा पनिशमेंट मिल भी जाए 5-10 मिनट तक तो ऐसा है ना, वैसे नजरें झुका के खड़े होते हैं, बहुत शर्म आ रही है, तो कितनी देर ऐसे बैठे रहेंगे, तो जो आता जाता है उससे बातें कर रहे हैं। अच्छा टीचर्स मिल रहे हैं, बोले क्या हुआ, बोले कुछ नहीं बस ऐसे ही, उनसे ही बातें कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में ना अपने आप फ्रैंक हो जाते हैं, बोले कोई बात नहीं, अब हो गया, हजम कर लिया हमने, ये बेइज्जती भी झेल ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे और अच्छा वो बड़ी क्लास के बच्चे मिल रहे हैं ना, वो भी खिंचाई कर रहे हैं, उनसे भी दोस्ती हो गई, बोले स्कूल के बाद मिलना, जाएंगे घूमने फिरने, तो वहाँ पे भी दोस्ती हो गई उनके साथ, तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इंस्टीट्यूट अगर जैसे है अपना ICS है, तो यहाँ पे भी तो डिसिप्लिन मेंटेन करना है ना, एज अ मेंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या एक्टिविटी करना सही है क्या नहीं। तो इसके लिए जो अथॉरिटी है, जैसे वहाँ पे जो टीचर्स और प्रिंसिपल थे, यहाँ पे कौन सी अथॉरिटी और क्या एक्शन आपके खिलाफ हो सकता है, अब वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो दे रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है उनको बोल रहे हैं डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। अब ये नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। सेक्शन 21 है एक्ट का जो प्रोवाइड कर रहा है इसके बारे में, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट विच इज हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द इंस्टीट्यूट डेजिग्नेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन। तो ये जो डायरेक्टरेट सेटअप किया गया है उसके जो हेड ऑफिसर है, जो इंस्टीट्यूट के मेंबर है, उनको डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन बोला जाएगा, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना। और भी एम्प्लॉयज होंगे जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन और कंप्लेंट अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस, द डायरेक्टर शैल अराइव एट अ प्राइमा फेसी ओपिनियन ऑन द अकरेंस ऑफ द एलिज्ड मिसकंडक्ट। किसी मेंबर की कंप्लेंट हो गई इंस्टीट्यूट में कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, तो प्राइमा फेसी वो अपना एक ओपिनियन बनाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, एंड देन आगे डिसीजन लेंगे। The disciplinary directorate shall follow such procedure as specified, okay, where the director is of the opinion that a member is guilty of any professional or other misconduct which is mentioned in the first schedule. Schedule आपको पता है क्या होता है, लिस्ट होती है। तो अगर फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किए हुए मिसकंडक्ट में से कोई भी मिसकंडक्ट आपने किया है, प्रूव हो जाता है, तो एक्शन लेने का पावर यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन को होगा, वो एक्शन ले सकते हैं। द मैटर शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। देखो डायरेक्टरेट जो है उसमें जो ऑफिसर है उसका नाम है डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन। अब यहाँ पे लास्ट में बोल दिया कि ये मैटर जो है प्राइमा फेसी अगर लगता है डायरेक्टर को कि फर्स्ट शेड्यूल में आपने कोई ऑफेंस किया है, तो ये मैटर कहाँ लेके जाएंगे, बोर्ड में।
बोर्ड अलग अथॉरिटी जिसके बारे में अभी आगे बात होगी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। Where the director discipline is of the opinion that the member is guilty of any professional or other company secretary's misconduct mentioned in schedule 2, ये फर्स्ट शेड्यूल था, ये सेकंड शेड्यूल है, ठीक है, और इन बोथ द शेड्यूल्स द मैटर शैल बी प्लेस्ड बिफोर द डिसिप्लिनरी कमिटी। इसका मतलब आप सिंपल वे में ये कर लो कि इनिशियल लेवल पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो डायरेक्टरेट और जो डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन है वो करते हैं। उनकी फाइंडिंग्स में, उनकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी मैटर सामने आता है, अगर लगता है कि हाँ मिसकंडक्ट हुआ है, तो फिर ये फाइनल करो कि मिसकंडक्ट फर्स्ट शेड्यूल में बिलोंग करता है, सेकंड शेड्यूल में बिलोंग करता है, या मल्टीपल मिसकंडक्ट है जो दोनों शेड्यूल में आते हैं। अगर फर्स्ट शेड्यूल वाला मिसकंडक्ट आपने किया है तो आगे ये मैटर कौन से फोरम पे जाएगा, डिसिप्लिनरी बोर्ड, जो आगे बोला था बोर्ड, जो वर्ड यूज किया था डिसिप्लिनरी बोर्ड, एंड देन दे विल डिसाइड कि क्या पनिशमेंट देनी। आ गया समझ में? तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन, उन्होंने अपना काम कर दिया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली और मैटर बोर्ड के सामने रख दिया और उनको बोल दिया कि फर्स्ट शेड्यूल का मैटर है, आप देख लो अभी क्या आगे एक्शन लेना है। अगर यही मैटर सेकंड शेड्यूल का या फर्स्ट और सेकंड दोनों का है तो फिर किसके पास जाएगा? डिसिप्लिनरी कमिटी के पास। तो बोर्ड एंड कमिटी दो अथॉरिटीज हैं जिनके पास प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद मैटर जाता है एंड देन दे विल डिसाइड कि आगे क्या करना है। अब यहाँ तक फ्लो समझ आया कौन क्या कर रहा है? आगे देखें। अब बोर्ड की बात और कमिटी की बात करेंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले डिसिप्लिनरी बोर्ड या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन की बात की। सेक्शन 21 कैपिटल ए है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट का, जिसके अंदर इनके बारे में सब कुछ समझाया हुआ है। बोला है कि ये लोग समरी डिस्पोजल प्रोसीजर फॉलो करेंगे। समरी डिस्पोजल मतलब वही फास्ट ट्रैक, जितना जल्दी हो सके मैटर को खत्म करो। Where the board of discipline is of the opinion that a member is guilty of the professional misconduct mentioned in first schedule, it shall afford to the member an opportunity of being heard। वो तो होता है ना, कोई भी अथॉरिटी आपको पहले बोलने का मौका तो देगी, आप अपनी बात बोल लो, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना। एंड मे देयर आफ्टर टेक एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है कि एक्शन क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन ने अपना काम कर दिया, अब बोर्ड एक्शन लेगा। बोर्ड क्या एक्शन ले सकता है? रेप्रीमांड द मेंबर। वर्ड कभी सुना है? रेप्रीमांड क्या मतलब होता है इसका? निकाल दो ऐसा। वार्निंग देना, डांटना, फटकारना ऐसे बोलते हैं, ठीक है, किसी को डांटना। तो वार्निंग देना, डांटना उसको। रेप्रीमांड करने का मतलब निकालना नहीं, उसको वार्न करना, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में, स्ट्रिक्ट टोन में वार्न करना कि अगर आपने रिपीट किया ना तो फर्दर एक्शन होगा, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, उस सेंस में। दैट इज रेप्रीमांडिंग। कोर्ट की लैंग्वेज में बड़ा कॉमन टर्म। इवन कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को भी रेप्रीमांड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे तो किसी की सुनेगी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उनको ना चाहते हुए भी सुननी पड़ती है। बोले डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, भले कितना भी जो भी है, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट की बात सुननी पड़ेगी। तो बहुत बार ना सरकार भी देखो अपना काम कर रही है तो हर चीज परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ गलतियां टेक्निकल उनसे भी होनी है। तो टेक्निकल गलतियां जब वो करते हैं और मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कोई पीआईएल या कोई अपील करता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में गवर्नमेंट को रेप्रीमांड करती है कि बीइंग सच सुपीरियर और सीनियर अथॉरिटी, आप लोगों से ऐसी गलती एक्सपेक्टेड नहीं थी और नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखा जाए कि ऐसी चीज रिपीट ना हो। दैट इज रेप्रीमांडिंग। मूवीज में आपने देखा होगा, अपने पुलिस वाले को जज डांट रहा होता है, बोले पुलिस वाले हो के आप लोग ऐसे करते हो, विटनेस है नहीं, एविडेंस है नहीं, झूठा झूठा केस बना के ले आते हो, नेक्स्ट टाइम अगर आपने किया ना तो आपको सस्पेंड कर देंगे, ऐसा होता है। तो वो जो है ना वो रेप्रीमांडिंग हो गया कि वार्निंग दे रहे हैं कि रिपीट नहीं होना चाहिए उस टर्म्स में। रिमूव द नेम ऑफ द मेंबर फ्रॉम रजिस्टर अप टू अ पीरियड ऑफ 3 months। ये वो सस्पेंशन वाला हो गया, टेम्परेरीली आपको सस्पेंड कर दिया, 3 महीने के लिए आपका नाम मेंबर के रजिस्टर में से निकाल दिया, उसके बाद फिर वापस आ सकते हो। फाइन लगा सकते हैं। फाइन कहाँ तक जाएगा? 1 लाख रुपए तक। तो इतने ही पावर है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास। तो अगर मैटर कभी बोर्ड के पास गया और ये फर्स्ट शेड्यूल में आप चार्जेबल होते हो, तो आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, या तो रेप्रीमांड करके छोड़ देंगे, या 3 महीने के लिए सस्पेंड कर देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए का फाइन लगा देंगे। उससे ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते, इतना आपको मालूम है। तो इतना अगर आप रेडी हो ये सब फेस करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रिपीटेडली होता रहेगा तो भी आपका नाम खराब होगा। तो ऐसा भी नहीं कि चलो ठीक है 1 लाख रुपए दे देंगे, कोई बात नहीं, मिसकंडक्ट कर लिया तो कर लिया, उतना लाइटली नहीं ले सकते। एक रेपुटेशन की बात हो जाती है जब प्रोफेशनल बॉडी की बात हो रही है। तो डायरेक्टर शैल सबमिट बिफोर द बोर्ड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लेंट्स where he is of the opinion that there is no prima facie case, and the board of discipline may, if it agrees with the opinion of director, close the matter and may advise the director to further investigate the matter। मतलब ये तो कॉमन प्रोसीजर हो गया। डायरेक्टर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, बोर्ड के आगे मैटर रखा, उन्होंने बोला देखो मुझे तो कोई एविडेंस मिला नहीं, इनके खिलाफ कंप्लेंट थी लेकिन एविडेंस नहीं है, आप देख लो आगे क्या करना। अब बोर्ड ने भी एनालिसिस किया, उनको लगा कि हाँ जो कंप्लेंट है उसमें कोई एविडेंस नहीं है और विदाउट एविडेंस तो चार्ज कर नहीं सकते, तो जाने दो। या फिर ये भी हो सकता है कि बोर्ड को लगे कि डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन ने कुछ और इंक्वायरी करनी चाहिए और डिटेल ढूंढनी चाहिए, तो वैसा डिसीजन भी वो दे सकते हैं। तो डिपेंड्स के आगे क्या होगा, ये कॉमन प्रोसीजर वाला पार्ट है। वैसे डिसिप्लिनरी कमिटी
वो कब काम में आएगी? जब आपने ऑफेंस जो किया है, मिसकंडक्ट, वो या तो सेकंड शेड्यूल को बिलोंग करता हो या दोनों में आता हो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में कवर होता हो, तो फिर डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लेगी। अब ये जो कमेटी है इसमें कौन लोग हैं? बोलो कमेटी को काउंसिल ने फ्रेम किया है, ठीक है। कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर and 2 members to be elected from amongst the members of the council and 2 members to be nominated by the central government from amongst the person of eminence having experience in the field of law, economics, etc. तो ये सारे लोग सिलेक्ट होंगे, एक प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट जो काउंसिल में से होंगे, 2 मेंबर और इलेक्ट होंगे काउंसिल में से, और 2 मेंबर नॉमिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो टोटल 6 मेंबर तो अभी तक यहाँ पे पता चल गए, ठीक है। काउंसिल में कंस्टिट्यूट मोर कमिटीज एज एंड व्हेन नेसेसरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कमेटी के पास जब मैटर जाएगा तो वो लोग भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे पहले हो रहा था, जो स्पेसिफाइड है, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद वो क्या एक्शन ले सकते हैं वो देख लो। रेप्रीमांड वाला पॉइंट सेम है। दूसरा, रजिस्टर में से जो नाम निकालना है परमानेंटली निकाला जा सकता है, समझ आ रहा? स्ट्रिक्ट एक्शन हो गया। तो ऊपर टीचर थे या प्रिंसिपल है, ठीक है। और तीसरा, फाइन का अमाउंट 1 लाख के बदले 5 लाख रुपए तक चला गया, तो ये ज्यादा टेंशन वाली बात हो गई ना। तो बोर्ड वाले मैटर में फिर भी एक बार संभाल सकते हैं, कमेटी वाला काम जो है उसमें परमानेंट नुकसान एज अ मेंबर आपको भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सेकंड शेड्यूल ज्यादा खतरनाक लग रहा है अभी तक, इससे ये समझ में आ रहा है। एक सेकंड, मैंने हाँ दोनों में से कोई एक बोला है ना, ओके, मुझे लगा दोनों है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों में से कोई एक बोला है, प्लस 2 मेंबर्स फ्रॉम काउंसिल एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, तो 5 बोल सकते हैं, 6 नहीं होगा, 5 निकलेगा। मुझे लगा वो दोनों को अपॉइंट किया और बोला है, मैंने एंड समझा, तो 5 हो गए थे। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जो काउंसिल के मेंबर है उनमें से कोई एक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी कमिटी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन, ये सबके पास कैसे पावर होंगे? जैसे एक सिविल कोर्ट के पास होते हैं। सिविल कोर्ट के पास जो पावर होते हैं वो सीपीसी से रिलेट करता है, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था। किसी को समन करना, एनफोर्स करना कि अटेंड करना पड़ेगा, हियरिंग आना पड़ेगा, ओथ पे एग्जामिनेशन करना, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए उनको कंपेल करना, एफिडेविट सबमिट करवाना, ये सब एक सिविल कोर्ट के रेगुलर पावर्स में आता है। यही सारे पावर्स यहाँ पे इन सब अथॉरिटीज के पास है, पीछे जिनके नाम हमने पढ़े वैसे बोला हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपील टू द अथॉरिटी। अब अपेलेट प्रोसीजर आ गया, अपील टू द अथॉरिटी। मैं लैंग्वेज के साथ ही चल रहा हूँ क्योंकि टाइम लिमिट्स और वो सब भी आएगा। 22A ये सेक्शन है। The appellate authority which is constituted under the Chartered Accountants Act, not company secretaries, shall be deemed to be the appellate authority for the purpose of this act, subject to certain modification. तो CA इंस्टीट्यूट ने जो appellate authority सेटअप की है वही अथॉरिटी यहाँ पे भी काम कर सकती है एज appellate authority, अलग अथॉरिटी नहीं बनाई। Accordingly, any member of the institute which is aggrieved by any order of the board of discipline or committee, जो भी पीछे ऑर्डर सुना है उन्होंने, on him any of the penalties referred to in 21A, 21B may within 90 days prefer an appeal to the authority. तो आपको अपील करने का मौका दे रहे हैं, 90 days का टाइम है। The director may also appeal against the decision of the board or committee to the authority if so authorized by the council within 90 days. डायरेक्टर क्यों अपील करेंगे? क्योंकि डायरेक्टर और डिसिप्लिन ने अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में जो फाइंडिंग्स दिए, बोर्ड या कमिटी उसके उल्टा जाके डिसीजन दे रहे हैं। आपने बोला नहीं मेरे हिसाब से गिल्टी है, बोर्ड ने बोला नहीं नहीं कोई गिल्ट नहीं, जाने दी। अब ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टर को लग सकता है कि बोर्ड या तो फेवर कर रहा है मेंबर को या सही डिसीजन नहीं दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत डिसीजन है, तो वो भी जाके चैलेंज कर सकता है। मतलब आप अपने सीनियर बोर्ड या कमेटी के बारे में कंप्लेंट करना चाहो तो अपेलेट अथॉरिटी को कर सकते हो एज ए डायरेक्टर, आपको भी पावर दिया होगा। टाइम लिमिट सेम है 90 डेज वाली। अथॉरिटी में एंटरटेन सच अपील आफ्टर द एक्सपायरी, ये भी हो सकता है सफिशिएंट कॉज वाला पॉइंट, 90 डेज के बाद भी। द अथॉरिटी में आफ्टर कॉलिंग द रिकॉर्ड्स रिवाइज एनी ऑर्डर मेड बाय द बोर्ड और कमिटी, ये तो नॉर्मली होता ही। अपेलेट अथॉरिटी के पास मैटर जा रहा है तो जो फर्स्ट लेवल अथॉरिटी है वो उसका डिसीजन रिवर्स भी कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, उसी को कंफर्म कर सकते हैं, वो ऑप्शंस रहते हैं। नीचे वही बोला, कंफर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड, impose a penalty or set aside or reduce the penalty, enhance the penalty, anything is possible. Remit the case back to the board or committee for further inquiry, वो भी ऑप्शन है। और pass such other orders as the authority thinks fit, मतलब जो उनको ठीक लगे वो करें, सारे ऑप्शन ओपन रखें। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, वो प्रोवाइडेड दैट में लिखा है, वो हम जानते हैं, कुछ नया नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ तक पता चला। तो ये डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म वाला पूरा जो ब्लॉक है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो ब्लॉक है वो एक बार आप समझ लो कि उसमें है क्या, कैसे हमें उसको रेफर करना है वो देख लो। जो शेड्यूल्स की बात हो रही है ना वही है। नेक्स्ट पेज पे एक बार देखना,
यहाँ पे बोला हुआ है कि मिसकंडक्ट अगर आप कर रहे हो तो कौन से शेड्यूल में आप कवर हो सकते हो और क्या चार्जेस आप पे लगेंगे। तो 2 शेड्यूल्स में डिवाइड किया। अब ये शेड्यूल्स डिटेल्ड है। दोनों शेड्यूल में आप फर्स्ट शेड्यूल अगर देखोगे ना तो उसके अंदर भी पार्ट्स हैं, वो ABCD जो पॉइंट्स है वो देख लो। पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो ऐसा बाइफर्केशन है। एक बार इसको ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। वो पार्ट क्या है, शेड्यूल क्या है ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से यहाँ देख लेना। सबसे पहले तो शेड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ 1 और 2 ऐसे बोला। इसके अंदर पार्ट्स है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 में, 4 पार्ट्स। अब ये जो पार्ट्स हैं इसके अंदर ना क्लॉजेस हैं। पार्ट 1 के अंदर कुछ क्लॉजेस हैं जहाँ पे आपको बताया कि क्या चीज मिसकंडक्ट होती है और क्या नहीं होती। अब फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखो उसके नीचे ही स्टार्ट हो रहा है, क्लॉज नंबर 1 दिखा है, वैसे आगे चलता रहेगा। कितने क्लॉजेस है एक बार देखा, 11 क्लॉजेस। तो ये जो पार्ट 1 है ना इसमें 11 क्लॉजेस हम पढ़ने वाले हैं। वैसे पार्ट 2 में नंबर ऑफ क्लॉजेस जो है वो डिफर करेंगे। पार्ट 2 में तो 2 ही क्लॉज है, ज़्यादा नहीं। फिर पार्ट 3 में इसमें 3 क्लॉजेस है, तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, और लास्ट पार्ट में उसमें भी 2 ही है ना, तो यहाँ 2 क्लॉजेस है। समझ आया? इस तरीके से बाइफर्केशन है। फिर वैसे ही सेकेंड शेड्यूल में भी सेम पार्ट्स में डिवीजन, उसमें क्लॉजेस। तो ये फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ कि किसके अंदर क्या आ रहा है। शेड्यूल तो सबसे पहला बाइफर्केशन, उसके अंदर पार्ट वाइज डिवीजन और हर पार्ट में इंडिविजुअल क्लॉजेस। तो एक एक क्लॉज अपने यहाँ पे पढ़ेंगे और उसमें क्या चीज़ मिसकंडक्ट होती है क्या नहीं होती वो सीखने वाले। समझ आ गया? तो ये वाला क्लॉज सबसे बड़ा है, बाकी फिर इतना डिटेल में नहीं है, इसी में टाइम लगता है, उसमें मेजोरिटी चीज़ें कवर होती है। लेकिन सारे प्रैक्टिकल केस है कि आपने ऐसी एक्टिविटी की तो चलेगा और ऐसी एक्टिविटी नहीं की, मतलब आपने वो किया तो नहीं चलेगा। तो वो सारा डिवीजन उन्होंने बताया। फर्स्ट पार्ट जो है एक बार देख लेते हैं, उस पर आओ, पेज 401 पे आ जाओ वापस। फर्स्ट पार्ट किस चीज को रिलेट करता है वो समझो। इसमें बोला है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू कंपनी सेक्रेटरीज हु आर इन प्रैक्टिस। स्पेसिफिक हो गया ये पूरा पार्ट 1 उन कंपनी सेक्रेटरीज पे है जो प्रैक्टिसिंग है, जो प्रैक्टिस में नहीं है उन पे क्लॉज या पार्ट एप्लीकेबल नहीं। वो क्लैरिफाई हो गया। तो इसके अंदर जब भी हम ये 11 क्लॉजेस पढ़ेंगे अभी, तो आपके ध्यान में वो रहेगा कि हम प्रैक्टिसिंग CS की बात करते हैं। कैटेगरी बना दी। फर्स्ट क्लॉज में क्या बोला है वो देख रहे हैं। अब मैं आपको ना ये पूरा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो नंबर ऑफ पेजेस देख के आपको टेंशन नहीं लेना, इतना सारा पढ़ना है। क्लॉज में जो बोला हुआ है वो बोल्ड मैंने कर रखा है। जैसे क्लॉज 1 का जो एक्चुअल सेंटेंस है कि उसमें क्या लिखा है मैंने बोल्ड किया हुआ है, उसको ही नीचे उन्होंने समझाया हुआ है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप साथ साथ में क्लॉज की लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो मेरा एक्सप्लेनेशन ही आपको उसके अंदर मिलेगा। लाइन टू लाइन हमें पूरा अभी साथ साथ में रीड नहीं करना, उसकी टेंशन नहीं, वो आप घर पे कवर कर सकते हो। तो जो पहला पार्ट है उसमें जो फर्स्ट क्लॉज है, क्लॉज में क्या लिखा है वो लैंग्वेज समझो। It provides that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows any person to practice in his name as a company secretary unless such person is also a company secretary in practice and is in partnership with or employed by him। देखो CS आपने कंप्लीट किया, मेंबरशिप आपने ली, COP आपने लिया, फर्म भी सेटअप कर दी, फिर वो फर्म में ना काम कोई और ही कर रहा है, ना आप काम करते ही नहीं। आपने क्या किया, अपना नाम यूज करने को दे दिया, आप और बिजनेस में बिजी हो, वहां से पैसे कमा रहे हो और आपके नाम का यूज कोई और कर रहा है। इसको नेम लेंडिंग भी बोल सकते हैं कि नाम मैं दे देता हूँ मेरा, फर्म आप चलाओ, मैं इंटरफियर करने वाला नहीं। तो एक्चुअली में साइन आप कर रहे हो लेकिन काम कोई और ही कर रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है। इस तरीके की सिचुएशन जो है वो गलत है, वो इलीगल है, वो नहीं चलेगी। हाँ, इसके लीगल तरीके हैं। फर्म आप चला रहे हो आपके नाम से, आपने पार्टनरशिप फर्म बना रखी, पार्टनरशिप फर्म में आपके साथ और भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो आपके पार्टनर हैं। अब उसमें फिर कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, साइन कोई और कर रहा है, डजंट मैटर। या फिर आपने अपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं जो आपका काम करते हैं, क्लरिकल काम एंड ऑल, और बाद में आप उसको रिव्यू करके उस पर साइन करते हो, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज को वो डिनाई कर रहे हैं, तो नेम लेंड करके आप उस फॉर्म से अलग ही हो, मतलब कुछ काम में आप इन्वॉल्व ही नहीं हो, आपने जो पेपर पे साइन किया अंदर क्या लिखा आपको पता ही नहीं। अगर इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है वो इलीगल है, वो आप नहीं कर सकते हो, मिसकंडक्ट में आ जाए। आया समझ में? तो ये चीज प्रूव होने पे है, इसकी इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन अगर आपने एक्चुअली में ऐसा किया हुआ है कि अपना नाम दे रखा है फॉर्म को, लेकिन आप उसमें काम कुछ नहीं करते और काम जो कर रहे हैं वो खुद CS नहीं है, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स भी नहीं है, आपके पार्टनर भी नहीं है और क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज भी नहीं है, तो फिर तो गलत हो गया ना। आप सोचो क्लाइंट को क्या सर्विस मिल रही है, मतलब जो कंपनी सेक्रेटरी का नाम देख के पैसा दे रहा है वहां पे काम कोई BCom ग्रेजुएट कर रहा है बैठ के, तो वो तो नहीं चलेगा ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे इसको मिसकंडक्ट में रखा हुआ है, नेम लेंडिंग बोलते हैं।
ऐसा आप कर नहीं सकते, ये ध्यान रखना। आ गया समझ में? अब क्लॉज 1 में इतनी स्टोरी है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी जो नीचे लिखा है ना वो उसी को इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आप खुद से बैठ के पढ़ो तो भी समझ में आ जाए, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा। नेक्स्ट देख लो क्लॉज नंबर 2, यहाँ पे क्या बोला, प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी if he pays or allows or agrees to pay directly or indirectly any share, commission, brokerage in the fees or profits of his professional business to any person other than member of the institute or partner or retired partner or the legal representative of the deceased partner or a member of any other professional body with such other person having such qualification prescribed for the purpose of rendering such professional services from time to time in or outside India. In short, आप कमीशन बेसिस पे एजेंट्स हायर नहीं कर सकते कि भाई मेरे लिए काम लेके आओ, कमीशन ले लेना, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट शेयरिंग सिर्फ उनके साथ कर सकते हो जो आपके पार्टनर हैं या फिर खुद ICSI के मेंबर्स हैं या फिर किसी और प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स हैं, जैसे CA है, CMA है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, जो मेगा फर्म्स में लिस्ट देखी थी वही। तो आप आपस में ऐसा प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो या ब्रोकरेज, कमीशन या इंसेंटिव दे रहे हो कि भाई मेगा फर्म में जो पार्टनर काम लेके आएगा उसको उस फीस का एक हिस्सा वो रेफरल बोनस के तौर पे मिलेगा, वो लीगल है। लेकिन आपने ऐसे एजेंट्स छोड़ रखे हैं मार्केट में कि भाई जाओ लोगों को इन्फ्लुएंस करो, मेरी फर्म में काम लेके आओ और जो काम आएगा उसमें से एक हिस्सा आपका, ये नहीं चलेगा। ये सॉलिसिटिंग वाला हो गया, मार्केटिंग वाला काम हो गया, वो आप नहीं कर सकते, वो इलीगल। रीजन समझ आ गया क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाया? ठीक है, बस वो क्लॉज में जितना बोला है उसी चीज को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, अब उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो नेक्स्ट पेज पे देखना आप, जो एक बॉक्स के अंदर ना लिस्ट दे रखी है, वही प्रोफेशनल्स के नाम जो मेगा फर्म्स में भी देख रहे थे। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, इनको अपना पार्टनर बना सकते हो। इनको अगर आप कोई रेवेन्यू शेयरिंग करते हो तो वो लीगल है, इलीगल नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाम देख लो, सारे रिपीट हो रहे हैं। CA के मेंबर्स हैं, CMA इंस्टीट्यूट के मेंबर, बार काउंसिल के मेंबर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, एक्चुअरीज और बाकी भी ऐसे कोई प्रोफेशनल बॉडीज हो जिनको काउंसिल ने रिकग्नाइज किया हो, तो उनके मेंबर्स के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हो, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो ये बॉक्स बार बार लिखा हुआ आएगा, पता चल जाएगा। थर्ड पॉइंट में देखना, accepts or agrees to accept any part of the profits of the professional work of a person who is not a member of the institute। अभी पिछले पॉइंट में उल्टा था, आप किसी को एज एन एजेंट अपने प्रॉफिट में से हिस्सा दे रहे थे, यहाँ उल्टा हो रहा है, आप किसी और के प्रॉफिट में से हिस्सा मांग रहे हो और जिससे आप हिस्सा ले रहे हो ना वो खुद प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं, CA, CS और CMA इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं। तो ऐसे रेवेन्यू शेयरिंग करना वो अलाउड नहीं है। दोनों तरफ से इस तरीके के पैसे आपको अर्न नहीं करने, ध्यान रखना। सॉलिसिटिंग वाला ही काम हो जाता है इनडायरेक्टली उस सेंस में। फिर नेक्स्ट क्लॉज नंबर 4 में, enters into partnership in or outside India with any person other than a company secretary or such other person who is a member of any professional body having such qualification as prescribed। ये वही जो पीछे बॉक्स में प्रिस्क्राइब थी, including a resident who but for his residence abroad would be entitled to be registered as a member। in short ऐसा हो गया कि आप as a company secretary in practice किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन पार्टनरशिप उसी के साथ कर सकते हैं जो खुद किसी रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का मेंबर है जिनको प्रिस्क्राइब किया गया। जैसे जो पीछे अपन ने बॉक्स में बात की उन्हीं की बात होगी। हाँ, अगर वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है तो जिस कंट्री का रेसिडेंट है वहाँ का वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का मेंबर होना चाहिए। चलो इंडिया का रेसिडेंट है तो ICSI, ICAI को देखा जाएगा, लेकिन जिस कंट्री से वो है वहाँ के भी तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होंगे। अगर उसकी मेंबरशिप उसके पास है तो आप उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। तो नॉन प्रोफेशनल या नॉन मेंबर के साथ पार्टनरशिप करना एज अ प्रैक्टिसिंग CS आपको अलाउड नहीं, इतना इन्होंने क्लैरिफाई किया। सिंपल हो गया ये चीज, ठीक है। तो ये क्लॉज नंबर 4 जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट, उसमें इतनी बात हो रही थी। क्लॉज नंबर 5 देख लो, लास्ट वही लेना क्योंकि 6th वाले में टाइम लगता है, तो 5 तक ही करवाना है, आखिरी क्लॉज वो देख लो। Secures either through the services of a person who is not an employee of such company secretary or who is not his partner or by means which are not open to a company secretary any professional business। वही हो गया ना, किसी से काम लेके आना इनडायरेक्टली। हाँ, अगर आपका पार्टनर है उसके रेफरेंस में एक चीज होती है ना कि हमने बेसिक ये देखा है कि क्लाइंट के पीछे पीछे नहीं भाग सकते, क्या मेरे से काम करवा लो, वो सेल्समैन की तरह पीछे पड़ जाओ, उसको परेशान करो, रोज मैसेज करो, फोन करो, जहाँ मिलो उसको एक ही बात बोल रहे हो, ऐसा इरिटेट नहीं कर सकते। अपने इंस्टीट्यूट की भी डिग्निटी हमें मेंटेन करनी। लेकिन कोई सामने से आगे अगर आपको पूछे कि भाई मुझे काम करवाना है, आप कंपनी सेक्रेटरी हो या आपकी फॉर्म है तो हो जाएगा, तो आप ना थोड़ी ना बोलोगे, तो आया है सामने से तो काम करवाओगे।
अब फर्म में आप लोग 4-5 लोग पार्टनर हो, हर किसी की अपनी अपनी गुडविल होगी, रेपुटेशन होगी, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, नेबर्स होंगे, जानते होंगे। तो अगर वाया वाया इस तरीके से काम आता है और एक पार्टनर फर्म में काम लेके आता है तो लीगल है, वैलिड है। अच्छा, आप जिस फर्म में काम कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय, अगर आपको कोई अप्रोच करता है और आप बोलते हो हाँ मेरी फर्म से ही काम करवा लो, यहीं पे फाइल ले आओ, हम लोग कर देंगे, वो भी तो चलेगा ना। तो ये सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लीगल है। लेकिन इसके अलावा किसी भी तरीके से काम जो है वो लेने की कोशिश करना, वो सॉलिसिटिंग में आ जाएगा और वो अलाउड नहीं है। तो एकदम सिंपल वे में बोला है कि क्या अलाउड है और क्या नहीं। क्लियर हो गया? तो ये क्लॉज नंबर 5 की बात होगी। अब आगे जब हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 6 में तो ज़्यादा डिटेल में बात होगी, वहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। सॉलिसिटिंग के बारे में डिटेल में बात हो रही है कि एडवर्टाइजिंग और ये सब चीज़ों में क्या आता है क्या नहीं आता है, कितना आप अपने आप को मार्केट कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते, वो हम देखेंगे। बस ठीक है, आज के लिए काफ़ी।